तेजस्वी जी के हार के कारण आप लोगों को लगता है कि हार गए चुनाव में, जनता छोड़ा, ऐसी बात नहीं। इनका सेटिंग हो चुका है बीजेपी के साथ। सेटिंग का मतलब डर से हो सकता है कि मुकदमा का डर हो कि तुमको जेल भेज देंगे, परिवार में तोड़ देंगे, सीबीआई का डर, बहुत सारा ब्लैकमेल का हो सकता है रीजन, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल सेटिंग है। अब सेटिंग क्या है वो समझिए। लालू जी कभी भाजपा के आगे नहीं झुके सर, आप कह रहे थे तेजस्वी यादव झुक गए। मैं नहीं झुकता, कह देने से नहीं होगा। रेखा गुप्ता जी को टिकट मिला, लेकिन इनका वो जो भी वोट आया है, रेखा जी के अपने पर्सनैलिटी पर वोट आया है। इनका कोई योगदान, इनके जाने के बाद और रिएक्शन में जो भी वोट था वो भाग गया, तेजस्वी के रोड शो से उससे और वोट बिखर गया। तेज प्रताप मेरा भाई जेल में है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, तो लगा इनको कि भाई अब ये लोग तो पारिवारिक मुद्दे पर एक हो जा रहे हैं और राजनीतिक मुद्दे में बंटवारा हो जा रहा है, तो हम क्यों बटे? जब ये लोग एक हैं तो हम लोग क्यों बटे? बीजेपी का जो परंपरागत वोट है वो नहीं टूटा, वो उनका जितना था वो लोग गया। टूटा है किसका? मात्र 9 से 10,000 पर सिमट के रह जाना आरजेडी का, तो इन्हीं का वोट टोटल शिफ्ट कर गया प्रशांत जी में। अभी क्या हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, सुनील सिंह जी को बनाया गया, लेकिन क्या उस फॉरवर्ड वोटर पर, क्या इनका जो कैडर वोटर था, तो क्या फॉरवर्ड वोटर कभी इनको एक्सेप्ट करेगा? आंसर इज नो। राज्यसभा में भेज रहे हैं आप मनोज झा को, ए टू जेड के चक्कर में एमवाई समीकरण को खराब कर लिए ये। और एमवाई समीकरण मुसलमान और यादव जो कैडर वोटर था वो इनको छोड़ दिया है। अब ऐसी परिस्थिति होगी कि नेक्स्ट चुनाव में इनको तीसरे पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना होगा, इनके फैमिली मेंबर को भी आरजेडी ही विलीन हो जाएगी। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है। राजद यहाँ तीसरे नंबर पे है। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं। पॉलिटिकल मुद्दों पर भी जो है बेबाकी से बोलते हैं। इन्होंने पहले भी कहा था कि राजद जो है बांकीपुर पे तीसरे नंबर पे रहेगी। क्या ऐसे अनुमान लगाया सर आपने कि तीसरे नंबर पे राजद रहेगी? देखिए, ये पता नहीं, मुझे लग रहा है कि जो लोग राजनीतिक तौर पर बहुत ही जो राजनीति करते हैं, या तो वो अपनी आंख बंद कर चुके हैं या पता नहीं वो जानना ही नहीं चाह रहे हैं हकीकत, जबकि आईने की तरह साफ था सब कुछ। इस बार दो तीन का हार का कारण है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस बार बीजेपी जो यहाँ हारी है इसके बहुत सारे मायने हैं। एक जो जैन जी आंदोलन हुआ था उसका भी लाभ प्रशांत जी को मिला। बीजेपी को लोग विकल्प के तौर पर, बिहार में इसलिए इतने दिनों से बीजेपी और जदयू राज करे कि विकल्प जो विपक्ष जो है ना, मजबूत विपक्ष के तौर पर भूमिका नहीं निभा रहा है, तो लग रहा है कि भाई इसको छोड़ के हम कहाँ जाएं, कौन इससे बेहतर करेगा। ये कॉन्फिडेंस जीतने में तेजस्वी जी फेल्योर हो गए। रीजन क्या है कि सीरियसनेस जो रहना चाहिए पॉलिटिशियन का, पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस, एक होता है परिवार को लेकर सीरियस, तो इतने अहम मुद्दे पर इतने बड़े चुनाव का था, उपचुनाव था, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का क्षेत्र था, वो कहीं नहीं गए, जबकि बीजेपी पर अभी बहुत सारा संकट आया, जैन जी का आंदोलन चला, बहुत सारे, लेकिन वो लोग चुनाव को इतने गंभीरता से लड़े। और प्रशांत जी का भी वजूद का बात था, उन्होंने भी एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। ये बात पहले ही मैंने कहा था कि वहां का जो वोटिंग का समीकरण है, कि जो एक कास्ट वाइज यदि सर्वे करिएगा तो लाला जिनको कहते हैं कैस्ट का वोटिंग 60 से 70 हजार का था, और ब्राह्मण और राजपूत को मिला के 40 हजार था। तो ये इनके साथ 40, ये लाला का वोट को यदि मानिएगा तो वो गया था जो उनके कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट का, चूंकि पारंपरिक सीट उनका था। ब्राह्मण और राजपूत ये खुलकर, इनको ब्राह्मण होने के नाते इनके तरफ भी गया, चूंकि जातीय समीकरण से देखेंगे। यादव और मुसलमान, खास करके मुसलमान का मुंह भंग हो चुका तेजस्वी जी से, और यादव में भी बहुत लोग टूट गए, क्योंकि लगा कि अरे ये तो आ नहीं रहे हैं तो ये कैंडिडेट नहीं जीत सकता है। वो आत्मविश्वास नहीं दिखा, जिसका लाभ जो है सो यहाँ पर मिल गया प्रशांत जी को, और प्रशांत जी जीते। अब प्रशांत जी का जीतना उतना मायने नहीं रखता है जितना कि इनका हार और तीसरे नंबर की पार्टी बन जाना बिहार में। ये एक चौंकाने, ये पूरे बिहार के समीकरण का आईना वो दिखाएगा कि अब लड़ाई बिटवीन बीजेपी, पहले बीजेपी वर्सेस आरजेडी हुआ करता था, अब ये लड़ाई शिफ्ट कर जाएगा, बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जन स्वराज के बीच में हो जाएगा। ये तीसरे नंबर का खतरा जो है, क्योंकि आधार वोट बैंक जो था मुसलमान और यादवों का, आप देखिए ना कि इसमें बीजेपी का जो परंपरागत वोट है वो नहीं टूटा, वो उनका जितना था वो लोग गया। टूटा है किसका? मात्र 9 से 10,000 पर सिमट के रह जाना आरजेडी का, तो इन्हीं का वोट टोटल शिफ्ट कर गया प्रशांत जी में। जैसे कि जब आप देखेंगे कि निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर जब लोकसभा में पप्पू यादव जी जीते थे, तो जदयू का और बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोटर है उनके साथ रहा। शिफ्ट किसका? वो आरजेडी का सोफरा साफ हुआ था। बीमा भारती जी को बहुत कम वोट मिले थे,
और इनका वोट जो है सो आरजेडी का मुसलमान यादव जितना था वो उसको छोड़ के शिफ्ट कर गया था पप्पू यादव जी की तरफ, तब वो जीते थे। यही चीज यहाँ पर हुआ, जो इनके जो ट्रेडिशनल वोट था वो शिफ्ट कर गया। ये एक बहुत बड़ा खतरा का संकेत है आरजेडी के लिए। लेकिन आरजेडी में दो तीन चीज रहा वोटिंग के टाइम में। तेज प्रताप जी का जो आंदोलन में आगमन हुआ और उन्होंने घोषणा किया कि प्रशांत जी को वोट दी थी, तो यादवों में भी लगा कि चलो भाई, एक तो ये लोग भी दुविधाजनक में है। राजनीतिक तौर पर जो कुछ लोग कैडर वोटर थे इनका, तेजस्वी जी का और आरजेडी का, जैसे कि कट्टर जो मुस्लिम है या यादव हैं जो कट्टरवादिता के साथ नहीं कि हमको जाति को नहीं छोड़ना है, धर्म को नहीं छोड़ना है, वो लोग आहत हुए जब जैसे ही ये बयान एक दिए तेजस्वी जी कि तेज प्रताप मेरा भाई जेल में है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, तो लगा इनको कि भाई अब ये लोग तो पारिवारिक मुद्दे पर एक हो जा रहे हैं और राजनीतिक मुद्दे में बंटवारा हो जा रहा है, तो हम क्यों बटे? जब ये लोग एक हैं तो हम लोग क्यों बटे? और ये भी रिएक्शन में भी बहुत सारा वोट गया। तो तीन फैक्टर मुझे लग रहा है। एक जैन जी का आंदोलन का जो आंदोलन से जो माहौल खराब होता, फ्लोटिंग वोट जो था, जो फिक्स नहीं था, वो फ्लोटिंग वोट चला गया प्रशांत जी में। दूसरा, प्रशांत जी का साहसिक निर्णय था ये, जब वो नॉमिनेशन किए उस टाइम में जैन जी का आंदोलन का उतना रुख नहीं पकड़ा था, लेकिन वो माइंड सेट करके लगातार लड़े कि नहीं हमको लड़ना है, उनका विजन क्लियर था। तो जो इसमें था उनको इसलिए भी वोट मिला उनके साहस को देखकर। और ये प्रयास ही नहीं किए, तेजस्वी जी प्रयास ही नहीं किए। लेकिन आखिरी के 2 दिनों में उन्होंने रोड शो किया था। अब उस बात पर मैं आता हूँ। एक ये फ्रेंडली फाइटिंग का एक कंसेप्ट चला है लास्ट इलेक्शन से। अब ये तो समीक्षा है, इसको मैं चाहूंगा कि दो पार्ट में आप लेके चले। यहाँ से एक मेरा नया पार्ट स्टार्ट होता है। तेजस्वी जी के हार के कारण आप लोगों को लगता है कि ये हार गए चुनाव में, जनता छोड़ा, ऐसी बात नहीं। इनका सेटिंग हो चुका है बीजेपी के साथ। नहीं तो कोई आदमी जब अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगा, आप पिछले इलेक्शन से ही देख लीजिए। पिछले इलेक्शन सब भूलिएगा, सेटिंग का मतलब डर से हो सकता है कि मुकदमा का डर हो कि तुमको जेल भेज देंगे, परिवार में तोड़ देंगे, सीबीआई का डर, बहुत सारा ब्लैकमेल का हो सकता है रीजन, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल सेटिंग है। अब सेटिंग क्या है वो समझिए। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी आदमी जो टिकट, जो चुनाव का इतना बड़ा पार्टी का जो कर्णधार हो, वो व्यक्ति जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट डेट रहेगा उस दिन कैंडिडेट को टिकट तय करेगा। जो कैंडिडेट को पूरा पहले ही बोल दिया था कि तुम तैयारी करो, 5 साल तक तैयारी किया, 12 वोट से हारी थी वो रितु जायसवाल, उनको पुनः वहीं से लड़ने के लिए उनका टिकट काट के बोल दिया दूसरे जगह, जो निर्दलीय लड़ी 65,000 वोट लेके आ गई। तो जो विनिंग कैंडिडेट था उसको शिफ्ट करने का क्या मतलब बनता है? पिछले बार 30,000 वोट से झंझारपुर में रामनारायण यादव हारे थे। इस बार भी उनको टिकट देके 30,000 से जो हारेगा, इस बार 52,000 वोट से हारे, जबकि गुलाब यादव ने जिताया था तो उनको टिकट काट दिया गया। एक उदाहरण के तौर पर तो हर जगह इनका एक चीज है। इसी बार जो चुनाव हुआ, रेखा गुप्ता जी को टिकट मिला, लेकिन इनका वो जो भी वोट आया है, रेखा जी के अपने पर्सनैलिटी पर वोट आया है। इनका कोई योगदान, इनके जाने के बाद और रिएक्शन में जो भी वोट था वो भाग गया, तेजस्वी के रोड शो से और वोट बिखर गया। क्योंकि ये अब इन लोगों को पॉलिटिकली सिंसियरली लोग नहीं ले रहे हैं। माने लालू जी का चुप रहना और परिवार में कलह लगातार, तेजस्वी जी का, रोहिणी जी का, तेज प्रताप जी का, ये सब जो घर का झगड़ा जो रोड पर आ गया ना, तो उसका भी एक असर हुआ। और मुझे लग रहा है, जहां तक जो लोगों के बीच में संदेह, एक बहुत ही अफवाह ही समझिए जा रहा है कि ये बीजेपी के हाथ का कठपुतली हो चुके हैं। उनके डर से ये कि टिकट में हम चुनाव तो लड़ेंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, हम प्रचार में नहीं जाएंगे, कैंडिडेट कमजोर उतारेंगे, इसके एवज में जो उनको लाभ मिल जाए। तो ये चीज भी सेटिंग है, ये चीज मैसेज लोगों का, अब उनको कॉन्फिडेंस, लोगों को लग रहा है कि ये बात प्रचारित हो रही है। इनके तरफ से लग भी रहा है कि भाई वोटिंग था तो आप यूरोप में क्या कर रहे थे? टिकट में आप एक दिन के रोड शो से आप चुनाव जीत जाइएगा? रोड शो में किसी से कनेक्ट होता है? बीजेपी युद्ध के तरह चुनाव लड़ती है, और प्रशांत जी भी युद्ध की तरह एक एक आदमी को, कार्यकर्ता को उतार दिया था, एक वोटर पर एक कार्यकर्ता उतार दिया था कि कन्विंस करो, कन्विंस करो। इनके जो भी लोग थे, इनसे कोई बातों करने वाला नहीं था, ना कोई रेगुलेटर। जैसे नहीं होता कि घर वीरान गार्जियन विहीन, जिसको जो मन हो रहा है वही कर रहे हैं। और इस बीच में लगातार जितने भी इनके पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन लोगों में तालमेल नहीं होना। तो अब वो दिन, ये तो मैंने कहा था कि 3 नंबर पर आ गए हैं। अब आगे का ये चीज, अगर ये लोग ठोस, चूंकि हमारी बात कटु लगे, हमारा काम आलोचना करना नहीं है,
मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप उस जनता के थर्मामीटर को समझिए। अब ऐसी परिस्थिति होगी कि नेक्स्ट चुनाव में इनको तीसरे पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ना होगा, इनके फैमिली मेंबर को भी आरजेडी ही विलीन हो जाएगी। तो तेजस्वी यादव को किसी और निश्चित से तौर लड़ना पर, होगा। क्योंकि अब जो ये एक क्या होगा कि एक विपक्ष के तौर पर अब जो मुसलमान को इनसे प्रशांत किशोर जी से परहेज नहीं है, बीजेपी से परहेज है, और कैडर ए टू जेड के चक्कर में एमवाई समीकरण को खराब कर लिए ये, और एमवाई समीकरण मुसलमान और यादव जो कैडर वोटर था वो इनको छोड़ दिया है। मुसलमान को कुछ को तो ओबीसी जी के आने से थोड़ा सा टूटा, और जो यादव वोटर था, जैसे कहीं कहीं घटना हुआ, जैसे आपको बंटी यादव के यहाँ इनका नहीं जाना, गए थे आखिरी दिन आखिरी चुनाव चुनाव में ना, जब चुनाव में गए उस शुरुआती दौर की बात बता रहे, प्रशांत जी तो चले गए, कहीं भी यादवों का चीज हुआ तो वो स्टैंड नहीं लिए जिस हिसाब से लेना चाहिए था। तो इस वजह से, और इन लोगों में एकता थी। अब भरत तिवारी जी का जो मतलब हत्या हुआ, पूरे देश पर इसका मैसेज चला गया, सब लोग उसको उठाए, लेकिन इन लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा उस चीज का नहीं हुआ, प्रचार नहीं कर पाए। तो ये निष्क्रियता सारा चीज का शो कर रहा है कि ये बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन लालू जी कभी भाजपा के आगे नहीं झुके सर, आप कह रहे थे तेजस्वी यादव झुक गए। देखिए, मैं नहीं झुकता कह देने से नहीं होगा, लालू जी के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उम्र जो होता है ना, वो लालू जी राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुके हैं, जिंदा हैं वो, लेकिन एक्टिवली पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो वो अब उनकी उनको एक योद्धा के तौर पर प्रस्तुत करना, वो शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं व्यक्ति, और परिवार के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। उनका ये दुर्दशा जो है ना, परिवार का कलह आदमी को बहुत कमजोर के बहादुर से बहादुर आदमी को बेड पर लिटा देता है। तो अंदर से जो खोखलापन हुआ है लालू जी का, जो साहसिक पुरुष थे, वो पारिवारिक कलह उनको कमजोर कर दिया। क्योंकि जब आपको कोई बड़े बुजुर्ग, घर की मुर्गी कहते हैं ना दाल बराबर, तो लालू यादव जी इतने महान व्यक्तित्व रहे हैं, लेकिन उनका घर के लोग ही अवहेलना करें। लालू जी कह रहे हैं कि ऐसे पार्टी लाइन पर चलो, वो अलग लाइन पर चलेंगे, तो क्या होगा? तेज प्रताप जी का अलग लाइन चलेगा, तेजस्वी जी का अलग लाइन चलेगा, तो मीसा मैडम का अलग लाइन चलेगा, तो सब आदमी अलग अलग यदि बटेंगे तो कटेंगे। तो वही बात हुआ कि तीनों भाई बट गए 3-4 धाराओं में, तो कटना तय था। तो ओवरऑल इतना जान लीजिए कि अभी बहुत ही यादवों को और मुसलमान बहुत आहत थे। ये इतना बड़ा लोगों का बीजेपी के तरफ यादवों का क्या है, और मुसलमानों को बीजेपी अपना मान नहीं रहा है, और ये इधर गुमान में है, इधर लोगों को गले नहीं लगा रहा है। यादव और मुसलमान लड़ाकू कौम होता है, उसको ये नहीं मतलब है कि तुम जीतो या हारो, हमारा संरक्षक के तौर पर हमारा झंडा बुलंद करो, उसको डिमोरलाइज मत करो, यही चीज स्वाभिमान होता है, तभी तक वो रुकते हैं। यहाँ क्या हुआ, ए टू जेड के चक्कर में अभी क्या हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, सुनील सिंह जी को बनाया गया, लेकिन क्या उस फॉरवर्ड वोटर पर, क्या इनका जो कैडर वोटर था, तो क्या फॉरवर्ड वोटर कभी इनको एक्सेप्ट करेगा? आंसर इज नो। राज्यसभा में भेज रहे हैं आप मनोज झा को, तो क्या आपको वो एक्सेप्ट करेगा? जाति समीकरण जिसके आपने कहा भूरा बाल साफ करो, तो भूरा बाल को ये नारा को तो भूले नहीं वो, तो वो कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे? तो ये तमाम तरह का चीज को समझ, तो ए टू जेड के चक्कर में एमवाई समीकरण खत्म हुआ, इसीलिए और एमवाई खत्म होने का मतलब ये पार्टी विलीन हो जाना, पार्टी को अब दूसरे के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। गठबंधन तो पहले भी था, लेकिन लीडिंग होते थे, अब ये छोटे भाई की भूमिका में होंगे, और पार्टी खत्म हो जाएगी, और इन इन लोगों को दूसरे के पार्टी पर सिंबल पर टिकट लेके लड़ना पड़ेगा। वो दिन भी आने में अब देर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजद जो है सबसे बड़ी पार्टी पहले थी, लेकिन अब ऐसा हाल हो गया है कि बांकीपुर में तीसरे नंबर पे राजद के कैंडिडेट रही है। शिवनंदन भारती जी थे, बहुत सारी बातों इन्होंने कही है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।